हरीश राणा जो युवा हैं हमारे हॉस्पिटल में भी आए हैं और इनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशन डाली तो उसमें उन्होंने ये प्रेयर की कि अब 13 साल हो गए हैं और ये परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट है जो इरिवर्सिबल है कि इनका इलाज अब वापस क्योरेबल नहीं है, नहीं आ सकता है। ये तो सडनली बेचारा गिर गया, उसको हेड इंजरी हुई और इतने साल तक वो वेजिटेटिव स्टेट में रहा है। हरीश राणा जी भी वेंटिलेटर पे नहीं है, ऑक्सीजन पे नहीं है। डेथ भी एक इनएविटेबल है, उसका भी एक जो है हर एक मरीज को, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को उस स्टेज से निकलना ही है। जो जा रहे हैं इस दुनिया से, अगर उनकी आंखें किसी के काम आ जाएं, उनका किडनी किसी के काम आ जाए, उनका हार्ट का किसी के काम आ जाए, उनका लंग्स किसी के काम आ जाए, उनका लीवर किसी के काम आ जाए, तो फैमिलीज भी मोटिवेटेड होती हैं। नमस्कार। 19 साल का एक बच्चा बीटेक में एडमिशन लेता है, फर्स्ट ईयर में टॉप करता है, एक पीजी में रहता है और उस पीजी में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 4th फ्लोर से वो नीचे फिसल कर गिर जाता है। उसके सिर में चोट आती है और इसके बाद वो देश के तमाम नामचीन अस्पतालों में जाता है, उसका इलाज होता है, लेकिन वो ब्रेन डेड हो जाता है। 13 वर्षों तक उसके माँ बाप इलाज कराते हैं। माँ बाप की माली हालत इतनी ख़राब हो जाती है, आर्थिक हालत, आप जानते ही हैं कि आज के ज़माने में 13 साल लगातार इलाज कराने में क्या हाल होगा। इसके बाद थक हार कर माँ बाप कोर्ट का रुख करते हैं और कहते हैं कि इच्छा मृत्यु उनके बेटे को दे दी जाए। मामला हाई कोर्ट से रिजेक्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और आज तक के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाता है। अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है। देश में हजारों पेशेंट ऐसे हैं जो ब्रेन डेड हैं, उनका इलाज कराने वाले माँ बाप, घर परिवार, दोस्त मित्र, रिश्तेदार सब थक चुके हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वो ठीक होने की कगार पर बिल्कुल नहीं है। ऐसे में इस फैसले का क्या असर होगा? मेरे और आपके जानने वाले भी ऐसे हैं जिनके बच्चे पिछले 8-10 वर्षों से बिस्तर पर पड़े हैं, ब्रेन डेड है, लेकिन कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। मैं आज इसी बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत करने के लिए देश के नामचीन न्यूरोलॉजिस्ट, बिरले न्यूरोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर आर.के. धमीजा के पास आया हूं। डॉक्टर आर.के. धमीजा इभास, जो कि बहुत बड़ा अस्पताल है दिल्ली का, उसके डायरेक्टर हैं। लेकिन इनसे जो मेरी बातचीत है वो डायरेक्टर के आधार पर नहीं, एक न्यूरोलॉजिस्ट और इस लड़ाई को पीछे कई वर्षों से इसको शिद्दत से महसूस करके इसके लिए प्रयास करने का काम भी डॉक्टर आर.के. धमीजा ने किया है। कुछ देर हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही संजीदा मसला है और ये पूरी जानकारी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हरीश के नाम पर 32 वर्ष के हरीश हैं जिनका ये केस है और वो हरीश राणा यहाँ भी डॉक्टर साहब के पास भी इलाज कराने आए थे। कोई ऐसा अस्पताल उत्तर भारत का नहीं है जहाँ उनके माँ बाप उस युवक को लेकर के नहीं गए थे। तो डॉक्टर साहब, इसको बड़ा कहा जा रहा लैंडमार्क डिसीजन है और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये हम बहुत सालों से इस प्रयास में थे और ये सुप्रीम कोर्ट का एक 2018 का भी एक डिसीजन है, कॉमन कॉज नाम की एक संस्था ने किया था और उसमें भी एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ था कि जो विड्रॉल एंड विदहोल्डिंग ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको लोग पैसिव यूथनेजिया भी बोलते हैं, आपने इच्छा मृत्यु का नाम दिया, उसको लीगल फ्रेमवर्क में उन्होंने रखा कि ये लीगल है। लेकिन अभी तक किसी को ये अलाउ नहीं किया गया था। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स लोगों के बीच में भी एक हेजिटेशन है कि क्या किसके प्रोसीजर से ऐसे होगा, कैसे होगा और इसके अंदर जो है इसका मिसयूज होगा या उनको लोग जो है मेडिकल नेग्लिजेंस तो नहीं बनाएंगे। तो इस वजह से ये किसी को भी अलाउ नहीं किया गया था। और इस पर्टिकुलर केस में जो हरीश राणा जो युवा हैं हमारे हॉस्पिटल में भी आए हैं और इनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशन डाली तो उसमें उन्होंने ये प्रेयर की कि अब 13 साल हो गए हैं और ये परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट है जो इरिवर्सिबल है कि इनका इलाज अब वापस क्योरेबल नहीं है, नहीं आ सकता है। तो इनको ये अलाउ किया जाए कि जो इनको हम क्लिनिकली न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन जो हम दे रहे हैं, क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, जो हम उनको पानी और जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं, इसको हम विदहोल्ड करना चाहते हैं ताकि जो डिजीज़ है वो नेचुरल तरीके से अपना वो करे
और इनको शांति मिले। तो इसके लिए उन्होंने ये भी कहा प्रेयर में, अपनी प्रेयर में कहा कि हम इभास हॉस्पिटल में हमारा जो है एंड ऑफ द लाइफ और पैलिएटिव केयर वहाँ पे होना चाहिए, और वही उनकी प्रेयर थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर एम्स को कहा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था कल जिसमें ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इससे काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिली कि इसका प्रोसीजर क्या है, डॉक्टरों के लिए क्या एडवाइस है, लीगल फैटर्निटी के लिए क्या एडवाइस है, और ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक नई राह है, पेरेंट्स के लिए भी और फैमिलीज़ के लिए भी, कि अगर कोई परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, और उसके भी कई केसेज हैं, कुछ लोगों की एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव है जिसको मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं, कुछ लोगों की मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव नहीं है, जैसे इस केस में था। ये तो सडनली बेचारा गिर गया, उसको हेड इंजरी हुई और इतने साल तक वो वेजिटेटिव स्टेट में रहा है। तो इसलिए हर एक स्टेज को उन्होंने डिफ़ाइन किया है और ये कहा है कि ये जो क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन है या हाइड्रेशन है वो एक मेडिकल इंटरवेंशन है। पहले लोगों को ये लग रहा था कि ये तो हम सिर्फ न्यूट्रिशन ही दे रहे हैं, क्या ये मेडिकल इंटरवेंशन है कि नहीं है? ये मेडिकल इंटरवेंशन है, ये कोर्ट ने क्लियर किया है, क्रिस्टल क्लियर किया है। और फिर उन्होंने ये कहा है कि दोनों ऑनरेबल जजी ने, पहाड़ीवाला ने और विश्वनाथन जी ने बड़े तरीके से 334 या 38 पेज का ये जजमेंट है, दोनों का एक कंबाइंड जजमेंट है और एक अकेले जज साहब का जजमेंट है विश्वनाथन जी का, और बड़ी तरीके से उन्होंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, क्लैरिफाई किया है, डॉक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए, और ये कहा है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट विद द कंसेंट ऑफ फैमिली क्या होना चाहिए, इस केस में बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, पूरा एनालाइज किया है। बहुत सारे देशों के जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, उनके जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो केसेज हुए हैं, कोर्ट केसेज हुए हैं, सभी को उन्होंने लिया है। और ये 2018 की कॉमन कॉज का जो फैसला था उसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आगे के लिए जो है निर्देश जारी हुए हैं, सरकारों के लिए भी निर्देश जारी हुए हैं कि अपने डॉक्टर्स को सेंसिटाइज करें, और ये भी कहा गया है कि लीगल फ्रेमवर्क में इसको लेके आएँ, लॉ बनाएं इसको। डॉक्टर साहब, दुनिया के तमाम मुल्कों में इच्छा मृत्यु को एक कहते हैं एक्टिव यूथेनेशिया, एक कहते हैं पैसिव यूथेनेशिया। ये पैसिव यूथेनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु। एक्टिव में कहते हैं कि आपको दवाई के जरिए आपको इंजेक्शन देके या दवाई दे करके मृत्यु दी जाती है क्लिनिकली। पैसिव में आप जीवन रक्षक व्यवस्था हटा लेते हैं जी। ये केस अभी इसकी परमिशन यहाँ मिली है कि आप जीवन, जिसकी वजह से जीवन चल रहा है, आप धीरे धीरे जीवन रक्षक हटाए तो फिर जब पोषण नहीं मिलेगा तमाम चीज़ें तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। मैं पर्सनल, मेरे एक रिश्तेदार का मामला था, शादी के 1 साल हुए थे, वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, पता नहीं क्या उनको इन्फेक्शन ट्रेन के अंदर हुआ, उसके बाद से उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। 2 साल वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, 7 साल उसके बाद घर पर एकदम वेजिटेटिव स्टेट में रहे, लेकिन ना उनको ऑक्सीजन था ना वो वेंटिलेटर पर थे, मगर वो किसी बात का कोई जवाब उस आदमी ने 9 साल, मैं खुद जाता था देखने के लिए, नई नवेली उनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी 8 साल भर का वैवाहिक जीवन और 8 साल। मैं ऐसे केसेस जानता हूँ जिनके घर में लोग 4 साल 6 साल 7 साल से कोमा में पड़े हुए हैं, मगर वो वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पर नहीं है। ये उन लोगों के ऊपर भी इस फैसले का कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। हरीश राणा जी भी वेंटिलेटर पे नहीं हैं, ऑक्सीजन पे नहीं हैं, लेकिन क्वाड्रिप्लेजिक हैं, वेजिटेटिव स्टेट में हैं, इरिवर्सिबल स्टेज में हैं। तो इसलिए ऐसे सभी पेशेंट्स, चाहे वो वेंटिलेटर पे नहीं हैं या हैं, उनके लिए ये फैसला महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक आपने बात की, जहाँ तक आपने बात की कि एक्टिव यूथनेजिया और पैसिव यूथनेजिया, तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि इसको एक्चुअल में पैसिव यूथनेजिया भी नहीं कहना चाहिए, इसको जस्ट विड्रॉइंग और विद होल्डिंग ऑफ द ट्रीटमेंट बोलना चाहिए, ताकि जो नेचुरल बीमारी थी उनको, वो अपने नेचुरल हिस्ट्री में इस पेशेंट को अपने आप ख़त्म करेगी। आप सिर्फ विदड्रॉ कर रहे हैं या विद होल्ड कर रहे हैं। तो एक्टिव और पैसिव में जाके एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव जो वर्ड्स यूज होते हैं कि आप इंजेक्शन लगा के एक्टिव असिस्टेड सुसाइड है या एक्टिव यूथनेजिया है, और वो अभी लीगल नहीं है। तो इसलिए ये फ्रेमवर्क जो है हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि टर्मिनोलॉजी क्या होनी चाहिए, शब्दों का जो चयन है वो क्या होना चाहिए, ताकि लोगों में इस चीज़ की कोई भ्रम ना रहे, कोई मिसयूज ना हो। हमारे देश में बहुत हेट्रोजिनस कंट्री है,
हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप की कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं और डिफरेंट सोशो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है कंट्री का, तो बहुत सा डर रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके भी एक सेफ गार्ड बनाए हैं, बहुत सारी लेयर्स बनाई हैं कि कैसे हॉस्पिटल का क्या ड्यूटी है, डॉक्टर की क्या ड्यूटी है, हॉस्पिटल कैसे इन्फॉर्म करेगा या मेडिकल बोर्ड बनाएगा, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनेगा, फिर उसके बाद एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनेगा, फैमिली भी बीच में इन्वॉल्व रहेगी। जो सेकेंडरी या सेकंड मेडिकल बोर्ड बनेगा, सेकंड मेडिकल बोर्ड में कौन होगा, उसमें सीएमओ जो डिस्ट्रिक्ट का है वो इन्वॉल्व रहेगा, वो एक डॉक्टर नॉमिनेट करेगा, उस स्पेशलिटी के 2 डॉक्टर रहेंगे जिनका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। ये सारी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई की हैं। अब हर जिले में बनाने के लिए कहा भी, तभी हर जिले में कहा है, हर स्टेट, ये गवर्नमेंट को कहा गया है कि अब हर स्टेट में, हर जिले में ये जो है सेंसिटाइज किया जाए। चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के लिए निर्देश दिए गए हैं कि उनको कैसे मेडिकल बोर्ड बनाने हैं और उसमें देरी नहीं करनी है, टाइमलाइन है, रिकन्सिडरेशन पीरियड्स हैं और ये बहुत ही एलैबोरेट जजमेंट है। अभी जिन लोगों के घर में ऐसे पेशेंट हैं, ये फैसला आने के बाद उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि जिसके घर में 8 साल, 9 साल, 10 साल, 5 साल, 7 साल, कुछ एल्डरली भी हैं, कुछ यंग एज के भी पेशेंट हैं, वो इस समय क्या अभी अप्रोच कर सकते हैं या जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये हो जाएगा अभी वो क्या कर सकते हैं अगर वो अभी हरीश की तरह या उनके माँ बाप की तरह फैसला लेना चाहें? तो अभी यही है कि अगर वो हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल की ड्यूटी है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो फैमिली से बात करेगा या बात कर सकते हैं। अगर वो घर पे है तो फिर वो जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी और हॉस्पिटल का भी जो रोल है वो बड़ा क्लैरिफाइड है। तो ऑप्शन खुला है, हर जो पेशेंट की जो स्थिति है उसके हिसाब से उनको आगे कदम लेना चाहिए। वो अभी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वेट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट, पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से पहले सेंसिटाइज होगा, सीएमएच को बताएंगे, सीएमओज को, उसके बाद होगा। नहीं, अभी भी कोर्ट का डायरेक्टिव है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अभी लॉ नहीं है, लॉ बनाने के लिए कोर्ट्स कह रहे हैं। और हम लोग जो हैं, जो पैशनेट हैं पैलिएटिव केयर के, और इभास में आपको पता है कि एक इभास अकेला देश में ऐसा अस्पताल है जहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट है न्यूरो पैलिएटिव केयर का। शायद इसीलिए हरीश के पेरेंट्स ने इभास के लिए अर्जी लगाई थी, प्रेयर डाली थी। तो ऐसे मूवमेंट हम चला रहे हैं कि देश में जो डिग्निफाइड लाइफ है वैसे ही डिग्निफाइड डेथ होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में हम डिनर टेबल पे चर्चा नहीं करते हैं डेथ की, एक बहुत बड़ा टैबू है। लाइफ की चर्चा करते हैं कि कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन एक डेथ भी एक इनएविटेबल है, उसका भी एक जो है हर एक मरीज को, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को उस स्टेज से निकलना ही है। लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि डेथ की बात करें। हमारे देश में हमने ये देखा है कि अगर हमने एक सर्वे किया कि अगर आपको डेथ हो तो किस स्टेज पे होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, तो 90% लोगों ने कहा कि हम अपने घर में अपने बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में होना चाहिए। हमारा अंतिम जो है इमोशनल क्लोजर होना चाहिए, फेयरवेल होना चाहिए, ना कि हम मशीनों के सहारे हॉस्पिटल के आईसीयू में बेड में हों। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो क्योरेबल हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, यंग पेशेंट्स हैं, क्योरेबल हैं। कुछ बीमारियां होती हैं बिल्कुल ही इनक्योरेबल नहीं है, सारे आपने प्रयत्न कर लिए, सारा कुछ कर लिया। ऐसी स्थिति में शायद हम ये कहते हैं कि एंड ऑफ द लाइफ केयर का हम प्रमोट करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हरीश के केस में भी कहा है कि चारों स्टेप, चाहे वो विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट हो, चाहे वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट हो, चाहे वो एंड ऑफ द लाइफ एंड स्ट्रक्चर्ड पैलिएटिव केयर हो, उसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। IAPC गाइडलाइंस हैं, ICMR गाइडलाइंस हैं, एम्स की गाइडलाइंस हैं, सभी देशों के गाइडलाइंस हैं कि क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तो सब कुछ है इन प्लेस, सिर्फ हमें सेंसिटाइज करना है और अब ये लीगल है तो सभी लोगों के लिए एक रास्ता खुला है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आप इतने फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मैंने देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट जो मेरे देखने में है, या आप इस पर अच्छे से बताएंगे, ज़्यादातर का ये न्यूरो वाला मामला, ब्रेन डेड व्यक्ति ही बहुत लंबे समय तक सरवाइव करता है। बाकी बीमारियों के पेशेंट तो इलाज चलते चलते कुछ दिन क्योर हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन ब्रेन डेड व्यक्ति ही कोमा में लंबे समय तक रहता है। ये मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, आप ये मानते हैं ऐसा है? और नहीं, ब्रेन डेथ तो एक बड़ी स्पेसिफिक टर्म है, उसकी एक अलग डेफिनेशन है, उसका एक तरीका है कि हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसका एक बोर्ड बनता है। वो आमतौर पर लोग उसी को कहते हैं जो रिएक्ट नहीं करता है। जो ब्रेन डेथ का जो इशू है वो ऑर्गन डोनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग बार बार कहते हैं कि ऑर्गन डोनेशन के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे देश में बहुत ज़रूरत है ऑर्गन्स की, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जो ब्रेन, आपने कहा ब्रेन डेड है, उसका एक सरकार ने एक लॉ बनाया हुआ है,
जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है पार्लियामेंट का, उसके तहत ब्रेन डेथ को हम डिक्लेयर करते हैं और एक बोर्ड बनता है जिसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट भी होता है, आईसीयू के डॉक्टर्स होते हैं, फैमिली इन्वॉल्व होती है। एक तरीके से हम प्रोग्नोस्टिकेट करते हैं कि अब इसमें क्या होने वाला है। अगर ये बिल्कुल भी इरिवर्सिबल है, उसका एक तरीका है कि हम 2 बार उसका जो है असेसमेंट करेंगे, फिर एक एपनिया टेस्ट बोलते हैं वो करेंगे, फिर फाइनली ब्रेन डेथ डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद फैमिली को कहा जाता है, कन्विंस किया जाता है। और बहुत सारी फैमिलीज मोटिवेटेड होती हैं कि अब हमारे जो किन हैं, जो हमारे प्रियजन हैं, जो लवेबल लोग हैं, जो जा रहे हैं इस दुनिया से, अगर उनकी आंखें किसी के काम आ जाएं, उनका किडनी किसी के काम आ जाए, उनका हार्ट का किसी के काम आ जाए, उनका लंग्स किसी के काम आ जाए, उनका लीवर किसी के काम आ जाए, तो फैमिलीज़ भी मोटिवेटेड होती हैं। और हम खुद भी लोगों को कहते हैं कि अपने जीवन में भी आप ये फैसला कर सकते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट किए जाएं। हम सब लोगों ने ऐसा प्लेज लिया हुआ है और हम सब लोगों को ये कन्विंस भी करते हैं और लोग कर भी रहे हैं। तो ये एक मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की आपके जाने के बाद किसी और की ज़िंदगी बची हुई है, एक ज़िंदगी जाने के बाद 8 ज़िंदगी बच सकती हैं, उनको आप जीवन दे सकते हैं। तो ये ब्रेन डेड वाला जो मामला है बहुत अच्छा, सेंसिटिव ऑर्गन डोनेशन के लिए हम बहुत इम्पॉर्टेंट करते हैं। आपकी बात सही है कि कुछ केसेस में ये अनसर्टेनिटी रहती है कि कितने टाइम तक ये पेशेंट जो है कोमा में रहेगा, कि जागेगा नहीं जागेगा। तो ये बड़ी जो है केस टू केस डिफ़र करता है, केस टू केस पकड़ता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे यंग होते हैं जो कि ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ये डॉक्टर्स लोग ये सोचते हैं, डॉक्टर्स की टीम ये सोचती है कि ये पेशेंट अब ब्रेन डेड है, तो उसमें ऑर्गन डोनेशन के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। आपने हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।